दोस्तों, हम लोगों ने अपने MPBF ट्यूटोरियल में ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में कुछ हद तक चर्चा की थी एंड टुडे वी विल लर्न ऑपरेटिंग साइकिल इन डिटेल. If you are able to concentrate for the next 10 minutes, you will learn steps to calculate the operating cycle. Net operating cycle क्या है? लंबी ऑपरेटिंग साइकिल होने के बावजूद कंपनियां कैसे चल रही है? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के सही क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाउ द ऑपरेटिंग साइकिल कैलकुलेटेड इन बैंक्स एक्सेल differs from theoretical textbooks. Operating cycle is equal to inventory period plus debtors realization period. जैसे कि आपको पता है, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बिजनेस, इन्वेंटरी 3 प्रकार के होते हैं: रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स. तो इन्वेंटरी पीरियड्स भी 3 प्रकार की होने चाहिए. हेंस इन्वेंटरी पीरियड इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, वर्क इन प्रोग्रेस होल्डिंग पीरियड एंड फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड. पीरियड यानी समय, और इस समय निकलने का फॉर्मूला इतना पेचीदा है कि पूछिए मत. मान लीजिए एक कंपनी के पास ऑन एन एवरेज 10 लाख का रॉ मटेरियल मौजूद रहता है और साल भर में 120 लाख का रॉ मटेरियल उसको जरूरत पड़ती है अपना काम चलाने के लिए. तो साल भर में उसने कितनी बार रॉ मटेरियल खरीदी होगी? 120 divided by 10 is equal to 12 times. So it needs to purchase raw material 12 times in order to run the company for 365 days, right? तो एक बार जब वो रॉ मटेरियल खरीदती होगी तो कितने दिनों तक उससे काम चला सकती है? 365 divided by 12 यानी कि 30 दिन अप्रोक्सीमेटली. अभी आप सोच रहे होंगे वो जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला रट रट के अपने रातों का नींद हराम की थी उसका क्या हुआ? बताऊंगी. कंपनी जितनी बार रॉ मटेरियल खरीदती होगी उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल टर्नओवर, विच इज इक्वल टू रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय एवरेज रॉ मटेरियल होल्डिंग, जो कि हमारे एग्जाम्पल में 12 टाइम्स दिखाया गया है. एक बार रॉ मटेरियल खरीदने के बाद कंपनी कितने दिनों तक काम चला सकती है उसे बोला जाता है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड, और ये बन गया 365 डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल टर्नओवर. आखिरकार हमें मिलता है रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एवरेज रॉ मटेरियल होल्डिंग डिवाइडेड बाय रॉ मटेरियल कंजम्पशन इनटू 365 एंड दिस वैल्यू इज इन डेज. इट इज कमिंग 30 डेज. अब आई बात समझ में? कंपनियां ज्यादातर अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में परचेज मेंशन करती है, ना कि कंजम्पशन. फिर कंजम्पशन कैसे पता लगेगा? कंजम्पशन इज इक्वल टू परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और एवरेज रॉ मटेरियल होल्डिंग कहां से मिलेगा? देयर इज नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट मेंशन्ड इन बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस. पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक इस साल के ओपनिंग स्टॉक होते हैं, तो इस साल के ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को जोड़ के डिवाइडेड बाय 2 करने पे आपको एवरेज रॉ मटेरियल होल्डिंग मिल जाएगी. बिल्कुल इसी लॉजिक से वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के होल्डिंग पीरियड भी कैलकुलेट की जाती है. द एवरेज अमाउंट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस यूजुअली हेल्ड बाय द कंपनी डिवाइडेड बाय द टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन वर्क इन प्रोग्रेस थ्रू आउट द ईयर, which is nothing but cost of production. This into 365. So what we are getting is average stock of WIP divided by cost of production into 365. ठीक इसी तरह finish goods holding period is equal to average stock of finished goods divided by cost of sales into 365. The cost factor in case of finished goods is nothing but cost of sales. Now डेटर्स रिसीवेबल पीरियड, जो कि है एवरेज रिसीवेबल डिवाइडेड बाय ग्रॉस एनुअल सेल्स इनटू 365. तो फिर ऑपरेटिंग साइकिल इज इक्वल टू इन्वेंटरी पीरियड plus debtors realization period. In this profit and loss statement, these items are the direct cost and these are the indirect cost. Now you can clearly see that the cost of production and the cost of sales depend upon direct cost.
अब अगर आपने गलती से किसी इनडायरेक्ट कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट मान लेते हैं तो वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स के होल्डिंग लेवल पे उसकी असर दिखाई देगी। नतीजा आपके ऑपरेटिंग साइकिल गलत हो जाएगा। ठीक इसी तरह अगर आपने नॉन ऑपरेटिंग इनकम को गलती से ग्रॉस इनकम में मान ली, that will also impact your operating cycle because it affects the debtors receivable period। तो दोस्तों मेरे बताए गए एक्सप्लेनेशन से एक बात तो साफ है, जितना केयरफुली आप लोग बैलेंस शीट में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन करते हैं, each item of profit and loss need to be classified correctly also। In many cases, we get false satisfaction just by tallying the net profit and this could lead to a disaster। आपको अगर डाउट है कि डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को कैसे क्लासिफाई करते हैं या फिर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होता है, तो आप हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ट्यूटोरियल देख लीजिएगा। लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। आपके स्क्रीन पे दिखाई जा रही कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल है करीब 1.5 साल। ऐसे में तो कंपनी बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। कंपनी को मदद करने के लिए क्रेडिटर्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। क्रेडिटर्स कंपनियों को उधार में रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। कंपनियां पहले इन्वेंटरी खरीदती है, फिर जितने दिनों बाद वो उसे बेच पाती है वो बन जाता है उसके इन्वेंटरी पीरियड। ये बेचने का काम ज्यादातर उधार में होता है, तो उससे पैदा होता है डेटर्स, और ये डेटर्स जितने दिनों में पेमेंट करते हैं वो बन गया उसके realization period। As I told you before, companies need not make payment for raw materials immediately. They make payment after a few days, so this period becomes their creditors payable period। The actual cash outflow happens only after a while। तो उतने दिनों तक की वक्त कंपनियों को एक्स्ट्रा मिल जाती है। ये क्रेडिटर्स के पीरियड कैसे निकालते हैं? Sunday creditors holding period is equal to average creditors divided by gross annual purchase into 365। क्रेडिटर्स होल्डिंग पीरियड के वजह से कंपनियों के ऑपरेटिंग साइकिल छोटी हो जाती है और उन्हें क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के दिन से डेटर्स से पैसा मिलने तक काम चलानी पड़ती है। इस समय को हम लोग नेट ऑपरेटिंग साइकिल या कैश साइकिल भी बोलते हैं। मेरे मानिए तो दिस इज द एक्चुअल ऑपरेटिंग साइकिल बैंक्स आर फंडिंग। याद कीजिए हमने बताए थे कि ड्राइंग पावर कैलकुलेट करते वक्त कैसे शुरुआत में ही हम लोग क्रेडिटर्स को रॉ मटेरियल से घटा के पेड रॉ मटेरियल्स निकलते थे। अगर आपने हमारे ड्राइंग पावर ट्यूटोरियल्स नहीं देखे हैं तो इसके बाद जरूर देखिए। छोटी और बड़ी दोनों किस्म के कंपनी के लिए हमने वीडियोस बना के रखे हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। Now there is a slight difference between the holding period formula that you find in textbooks and the actual formula used by the banks. In place of average raw material or WIP or finished goods, banks use the absolute value, that is the closing stock of raw material WIP or FG. क्यों? Because in any way bank is calculating and comparing 3 or 4 consecutive years and getting an idea of the average from there, so there is no need to consider the average for one particular year। तो टेक्स्ट बुक्स के अनुसार आपके फॉर्मूला हुए फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365, और बैंक के एक्सेल के अनुसार ये बना फिनिश गुड्स होल्डिंग पीरियड इज इक्वल टू एब्सोल्यूट और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स इनटू 365। अगर आप IIBF या अन्य किसी एग्जामिनेशन में अपीयर करने के बारे में सोच रहे हैं, देन यू वर्क विद द टेक्स्ट बुक फॉर्मूला, बट व्हाइल यू आर वर्किंग इन बैंक्स दिस इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो अपने बैंक के एक्सेल के फॉर्मूले चेक करके मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा।